हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी में यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे इंडिविजुअल, कल्चरल एंड स्ट्रक्चर डायमेंशन ऑफ टीचर एजेंसी। सो आज हम टीचर एजेंसी के 3 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल, कल्चरल एंड स्ट्रक्चर। और ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, मतलब आपको नोट्स एज अ हिंदी में भी मिलेंगे इस लेक्चर के दौरान। आज की वीडियो नंबर 11 एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। टीचर एजेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर दैट शेप हाउ टीचर एक्सरसाइज देयर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। अब ये टीचर एजेंसी होता क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल दी है, वीडियो नंबर 10, जिसमें आप देख सकते हो टीचर एजेंसी के बारे में। बाकी मैं शॉर्ट पे बता देती हूँ। टीचर एजेंसी मतलब जब टीचर एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करने के लिए, है ना, कैसे उसे पढ़ाना है, क्या करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने में बहुत माहिर हो जाती है। उसे बोलते हैं शिक्षक अभिकरण या फिर टीचर एजेंसी। इसमें हम बात करेंगे अभी इसमें थ्री की डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से टीचर एक ऑटोनॉमी या फिर एक इंडिपेंडेंट टीचर बन पाती है, या फिर टीचर एजेंसी को, टीचर इंडिपेंडेंट को एक तरह से इंक्लूड कर सकती है अपनी लाइफ में। इसके 3 की डायमेंशन है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना पड़ता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा कल्चरल लेवल पे, एंड द थर्ड वन इज द स्ट्रक्चर लेवल। बात करेंगे एक एक करके कि क्या होता है ये और कैसे करना है टीचर को, ये सब। इंडिविजुअल डायमेंशंस ऑफ टीचर एजेंसी। तो इंडिविजुअल डायमेंशन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल डायमेंशन मतलब व्यक्तिगत आयाम। इट रेफर्स टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीव्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट अनेबल टीचर टू एक्ट ऑटोनोमसली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अगर टीचर ट्रेडिशनल लर्निंग पे ही ज़्यादा बेस्ड है, ट्रेडिशनल टीचिंग पे ही ज़्यादा बेस्ड है, तो वो कैसे एक टीचर एजेंसी बन पाएगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट टीचर बन पाएगा? क्योंकि उसमें जो टीचर है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन ना करके एक तरह से स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी बनेगा। तो इंडिविजुअल डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टीचर की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कि वो उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं कैसी हैं, उसका विश्वास क्या है, मतलब उसके बिलीव्स क्या हैं, माइंडसेट क्या है बच्चों को लेकर, खुद को लेकर, और उसकी कॉम्पिटेंसीज या फिर क्षमताओं को संदर्भित करता है क्या? इंडिविजुअल डायमेंशन। ओके। जो शिक्षकों को स्वायत्ता से कार्य करने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, कि जिससे वो एक अच्छे डिसीजन ले पाए, मतलब इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ये होता है इंडिविजुअल डायमेंशन। तो इसके अंदर क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड स्किल। सबसे पहले उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि उसे सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज्ड है उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। पैडागोजी आनी चाहिए उसे, मतलब शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए। इट मीन्स कि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या कैसे पढ़ाना है बच्चों को, क्या तरीके होते हैं, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इज असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कि कैसे बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, क्या सिर्फ वो स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन के थ्रू, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो सारी उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है सेल्फ एफिकेसी, मतलब आत्म प्रभावकारिता। इसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव लर्निंग एंड आउटकम, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हाँ कर सकती है पॉजिटिव लर्निंग आउटकम की, बदलाव ला सकती है बच्चों में, एक तरह से क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकती है जो पॉजिटिव हो, जिसमें सब बच्चे एंगेज होके पढ़े। ये होता है सेल्फ एफिकेसी, कि वो अपने ऊपर उसे इतना बिलीफ है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी दूसरे के आउटकम में या किसी दूसरे के रिजल्ट में अच्छा बदलाव ला सकती है। आफ्टर दैट इज प्रोफेशनल आइडेंटिटी, हाउ अ टीचर परसीव देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द एजुकेशन सिस्टम, कि उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है और उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी कैसी है, क्या वो एक टीचर बनने योग्य है, क्या उसके पास वो सारी स्किल्स हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। शिक्षक अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं, वो आएंगी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में, कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके रोल हैं एज अ टीचर, तो वो सब उन्हें पता होने चाहिए। आफ्टर दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, कि वो क्या करे? आत्मचिंतन करे, खुद के ऊपर चिंतन करे, अभ्यास करे उसका, द एबिलिटी टू क्रिटिकली असेस वंस ओन टीचिंग मेथड्स एंड मेक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स, कि वो अपने आप को ही असेस करे, अपने आप में ही
अपने आप का इवैल्यूएशन करे, ताकि वो जो मेथड से पढ़ा रही है क्या वो सूटेबल हैं बच्चों के लिए, और अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, उसके साथ वो क्या कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। ओके, कुछ ऐसे एक्शन लेकर। फिर है पर्सनल मोटिवेशन होना चाहिए उसने उसमें। पर्सनल मोटिवेशन मीन्स कि पैशन फॉर टीचिंग होना चाहिए। टीचिंग, वो सिर्फ टीचिंग को एक तरह से बोझ ना समझे, वो टीचिंग को उत्साह से पढ़ाए, है ना, ये लिखा, प्रति उत्साह से पढ़ाए। कमिटमेंट टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स को एक तरह से उस ओर लेकर जाए जिससे बच्चों का विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। एंड विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू अप्रोच, और उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब इच्छा होनी चाहिए कि वो हर न्यू अप्रोच से बच्चों को पढ़ाने की ट्राई करे, और जिससे बच्चों को सूटेबल लगेगा उसको वो एज अ टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी यूज करे इन द क्लास। व्हेन टीचर हैव स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एजेंसी, अगर उनकी इंडिविजुअल एजेंसी बहुत अच्छी होगी, खुद की, मतलब उनकी खुद की इंडिविजुअल एजेंसी अच्छी होगी, वो खुद को एक तरह से काबू कर सकेंगे या फिर इंडिपेंडेंट बन सकेंगे, दे आर मोर लाइकली टू इनोवेट। उससे क्या होगा, वो इनोवेशन में हेल्प होगा उनको, है ना, वो नई नई चीज़ें ढूंढेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चैलेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनमें जल्द से वो उनको एक तरह से बदलाव करेंगे, है ना, जो चीज़ें हैं। और उसके बाद कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू एजुकेशनल रिफॉर्म, जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स आएंगे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी शो करेंगे, मतलब पॉलिसी मेकिंग में, है ना, तो इन सब चीज़ों में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, अगर वो एक इंडिविजुअल एक तरह से उनमें एजेंसी अच्छी है तो, है ना, अभिकरण अच्छा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है या नहीं इंडिविजुअली। आफ्टर दैट इज द सेकेंड वन इज कल्चरल डायमेंशन। तो कल्चरल डायमेंशन क्या है इनका? सो द कल्चरल डायमेंशन ऑफ अ टीचर एजेंसी इन्वॉल्व द सोशल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल नॉर्म्स, कि क्या टीचर के कल्चर डायमेंशन में क्या आ जाएगा कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या उनके मानदंड है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे वो पढ़ा रही हैं, और प्रोफेशनल नॉर्म्स क्या हैं कि एज अ टीचर उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, दैट इन्फ्लुएंस हाउ टीचर ऑपरेट विद इन देयर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से टीचर ऑपरेट करेगा। इट मीन्स कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाएगा तो उसे टीचिंग से बाहर, या फिर वो एक तरह से अडेप्ट नहीं कर पाएगा खुद को उस सिचुएशन में, है ना। सो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप, उन्हें समझना होगा कि स्कूल का कल्चर कैसा है, और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा। सो सपोर्टिव स्कूल लीडरशिप दैट एनकरेज टीचर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग, अगर टीचर को टीचिंग एजेंसी करना है, मतलब वो इंडिपेंडेंट टीचर बनना चाहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, एक सपोर्टिव स्कूल लीडरशिप चाहिए, मतलब एक सहयोगी और सहायक विद्यालय नेतृत्व जो शिक्षा को स्वायत्ता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो शिक्षकों को क्या, उनके डिसीजंस लेने में एक तरह से स्वतंत्रता प्रदान करता है, इंडिपेंडेंट प्रदान करता है। आफ्टर दैट इज कलीगिलिटी और एंड कोलैबोरेशन, तो वो क्या कैसे होनी चाहिए, सहकर्मियों के साथ सहयोग लेकर चले, है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर टू वर्क टुगेदर, अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा टीचर्स को ताकि वो मिलकर काम कर सके अपने कलीग्स के साथ, है ना, अपने पीयर ग्रुप के साथ। शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दूसरे के साथ शेयर करें बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में, और प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ में एंगेज करें खुद को, मतलब कुछ ऐसे पार्टिसिपेट करें चीज़ों में जिससे उनकी जो प्रोफेशनल लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो, ऐसी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें। आफ्टर दैट इज स्टूडेंट सेंटर टीचिंग अप्रोच यूज़ करें। सो अ कल्चर दैट, ऐसा कल्चर होना चाहिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच को क्या करता हो, प्रमोट करता हो या एनहेंस करता हो। सो अ कल्चर दैट वैल्यू स्टूडेंट एंगेजमेंट, की जो वैल्यू करे स्टूडेंट की एंगेजमेंट को, कि स्टूडेंट कितना भागीदारी ले रहे हैं पढ़ने में, क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को, कि जो भी लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिस भी तरह से वो पढ़ना चाहते हैं उस तरह से उन्हें पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो आ जाएगा कल्चरल डायमेंशन ऑफ टीचर एजेंसी में। उसके बाद आता है द नेक्स्ट इज द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म, कि सोसाइटीज़ की एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स पे भी डिपेंड करता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल बिलीफ एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑन टीचर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सामाजिक अपेक्षा या मानदंड जो शिक्षाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक विकास और सामाजिक अपेक्षाएं, कि क्या एक शिक्षक से क्या
बिलीफ रखे जाते हैं, क्या उनके रोल्स हैं, क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि कैसे होने चाहिए, तो वो भी डिपेंड करता है उनके इसमें टीचर एजेंसी में कि वो कितना इन्फ्लुएंटली या फिर कितना इंडिपेंडेंटली अपने कितने ऑटोनॉमिकली अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना। तो सोसाइटी में जो एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और उनके नॉर्म्स, उनके मानदंड जो हैं या जिम्मेदारियां, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, टीचर एजेंसी में। उसके बाद है पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड द लोकल कम्युनिटी दैट शेप टीचर डिसीजन। कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किससे, पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए टीचर्स को, या फिर टीचर्स पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उनको, एंड द लोकल कम्युनिटी दैट शेप टीचर डिसीजन। और जो उधर की लोकल कम्युनिटी है जो उनकी हेल्प करे कि यस यू कैन डू, और आप जो करोगी वो अच्छा करोगे ना, ये सब। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी, माता पिता और स्थानीय समुदाय से मिलने वाला समर्थन और अपेक्षाएं जो शिक्षकों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं, ठीक है, उनसे समर्थन मिलना चाहिए उन्हें, तभी वो कर सकती हैं कल्चरली डायमेंशन अपना एक तरह से पूरा कर सकती है। अ पॉजिटिव कल्चरल एनवायरनमेंट फोस्टर टीचर एजेंसी बाय प्रमोटिंग ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड विजन फॉर एजुकेशन। तो एक पॉजिटिव कल्चरल एनवायरनमेंट होगा जिससे टीचर एजेंसी को प्रमोट मतलब वो प्रमोशन मिलेगा उन्हें, एक तरह से प्रमोट कर सकेंगी उन्हें, किस चीज़ को, ट्रस्ट को प्रमोट कर सकेंगी एक दूसरे के साथ, मतलब सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना, और स्टूडेंट्स के साथ। कोलैबोरेशन मतलब अपने पीयर ग्रुप्स या कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करके वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगी, अच्छी चीज़ें शेयर कर सकेंगी। एंड अ शेयर्ड विजन फॉर एजुकेशन, और उनका जो शेयर्ड विजन होगा एजुकेशन का, उसके बारे में वो क्या कर सकेंगी, और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट कर सकेंगी, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो। ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो कैसा, ये सारी जो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ टीचर एजेंसी। तो स्ट्रक्चरल डायमेंशन कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल डायमेंशन रेफर्स टू द ब्रॉडर एजुकेशनल पॉलिसीज। स्ट्रक्चर मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, किसका, इंस्टीट्यूशंस का, करिकुलम का, हमारी पॉलिसीज का। तो स्ट्रक्चर डायमेंशन में आ जाएगा जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, है ना, एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब जो इंस्टीट्यूशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, जो उनके करिकुलम में आता है, जो उनके को करिकुलर एक्टिविटीज में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो ये सारी इन्फ्लुएंस करती है टीचर एजेंसी को। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म, कि एजुकेशन में जो बदलाव आते हैं, सुधार आते हैं, नीतियाँ आती है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है टीचर की स्ट्रक्चरल डायमेंशन को। इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, करिकुलम मैंडेट्स एंड असेसमेंट पॉलिसीज दैट शेप टीचिंग प्रैक्टिसेस। कि कैसे उन्होंने रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट ही नहीं चाहेगी कि टीचर एक तरह से प्रमोट करें क्या, न्यू लर्निंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को, तो टीचर भी उससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उन पॉलिसीज या रिफॉर्म्स के हिसाब से ही उनको पढ़ाना पड़ता है, वो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस होती है। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनकी टीचर एजेंसी को इम्प्रूव कर सके। ओके, फिर है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट मिलनी चाहिए और रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए बच्चों को, ताकि टीचर उनको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू या डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू पढ़ा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कि उनको भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिलने चाहिए, मतलब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होनी चाहिए उनके लिए, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, है ना, कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिससे वो अपने प्रोफेशनल में क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने जो उनका जो व्यावसायिक जो विकास है वो बढ़ सके, है ना, वो एनहेंस हो सके। और उनकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में कंप्यूटर्स होने चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस, है ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो स्ट्रक्चरल डायमेंशन अच्छा हो पाएगा। उसके बाद है वर्कलोड एंड टाइम कॉन्स्टेंट। तो द एक्सटेंट टू विच टीचर आर गिवन एडिक्वेट टाइम फॉर प्लानिंग, रिफ्लेक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना टाइम ले प्लानिंग करने के लिए कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, चिंतन करने के लिए, और कोलैबोरेशन की वो कोलैबोरेट कर सके दूसरे टीचर्स के साथ या बच्चों के साथ मिलकर। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स होने चाहिए, इट मीन्स की स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क दैट कैन ईदर सपोर्ट और लिमिट टीचर एजेंसी। तो अब अकाउंटेबिलिटी मेजर्स कैसे हो सकते हैं,
कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क ऐसे होने चाहिए जो या तो सपोर्ट करे टीचर एजेंसी को या फिर उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको एक तरह से बाध्य कर दे, है ना, उनको सीमित कर दे, तो कैसी भी हो सकती है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। आफ्टर दैट इज सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज दैट इन्फ्लुएंस टीचर मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी टीचिंग लाइन में या फिर उनके इंस्टीट्यूशन में, तो उससे टीचर को एक तरह से मोटिवेशन मिलेगी और वो अपना डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज। ओके, कि उन्हें क्या होगा, वित्तीय स्थिरता मिलेगी और दीर्घकालिक करियर के अवसर जो शिक्षकों की प्रेरणा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उनकी वेतन और नौकरी की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए उन्हें। ओके, सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमें स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम मिलेगा, मतलब अच्छी पॉलिसीज मिलेंगी, फ्रेमवर्क मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्सेज मिलेंगे बहुत सारे, है ना, और वर्कलोड बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, हमारे पास टाइम की कमी नहीं होगी, और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे होंगे उनके टेस्टिंग और इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, एंड द सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो उससे टीचिंग की एक तरह से इंडिपेंडेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वो चेंज कर सकती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, एंड सपोर्ट टू टीचर्स रादर देन इम्पोजिंग रिजिड कॉन्स्टेंट दैट लिमिट देयर प्रोफेशनल जजमेंट। और टीचर को सपोर्ट करना, ना कि उनको उनपे कुछ रिजिड कॉन्स्टेंट लगा देना, एक तरह से मतलब उनपे सीमाएं लगा देना, एक पाबंदन बोलेंगे ना, समर्थ प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके, है ना। तो उनमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और कोई रिजिड, एक तरह से रिजिड चीज़ें ना इम्पोज करें उन पे, ताकि वो अपने जजमेंट, जो पर्सनल जजमेंट है वो लेने में इंडिपेंडेंसी फील कर सके, है ना। तो उनकी जो पर्सनल जजमेंट है उनको लिमिट ना करो, मतलब उन पे सीमाएं नहीं लगाना। ओके, सो ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने बस यही पढ़ना था, क्या, थ्री डायमेंशंस ऑफ टीचिंग एजेंसी, है ना। टीचिंग एजेंसी या टीचर एजेंसी के 3 डायमेंशंस पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं? फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल पढ़ा डायमेंशन, फिर उसके बाद हमने कल्चरल डायमेंशन पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल डायमेंशन। तो इनके बारे में आज हमने बात करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट and also share the video to others who are doing ITEP course. Thank you. Have a nice day.